Hello dear student, today we are going to discuss about the numerically method. There are two methods for find the instantaneous velocity and the speed. Now yesterday we have learned about the graphical method and today we are going to discuss about the numerically method. Okay, so what about the numerically method? तो कल हमने एक जो आपको ग्राफ बताया था, ठीक है, वो ग्राफ में कोई भी कार या तो कोई ऑब्जेक्ट कोई 0 पॉइंट से अगर उसका ट्रैवलिंग स्टार्ट होता है तो टाइम बाय टाइम वो क्या जाता है, ऐसे ग्राफ अप जा रहा था, ठीक है ना, ऊपर की साइड पे। तो अगर वो ग्राफ ऊपर की साइड पे जा रहा है तो उसके लिए कोई एक सर्टेन फंक्शन होना चाहिए। तो कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा था? तो उसके लिए एग्जैक्ट फंक्शन ये था, x इज इक्वल टू 0.08 इंटू टी क्यूब। अभी देखो, मतलब t की वैल्यू अगर आप डिफरेंट इसमें अगर कंसीडर करो तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको x की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। और आपने उसमें देखा होगा उस ग्राफ में कि y एक्सिस पे अपने x लिया था और x एक्सिस पे अपने कितना लिया था, t टाइम पीरियड लिया था। ओके कितना लिया था अपने y एक्सिस पे, कितना लिया था, क्या लिया था, सॉरी x लिया था और x एक्सिस पे अपने क्या कंसीडर किया था, t टाइम कंसीडर किया था। तो ये दोनों का मिला के एक अपना फंक्शन क्रिएट होता है 0.08 इंटू टी क्यूब। मतलब t की वैल्यू आप इसमें डिफरेंट पुट करोगे तो इसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू मिलेगी, उससे वो पूरा ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही फंक्शन को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में, ठीक है। तो ये फंक्शन का हमारा मेन टारगेट है इस फंक्शन का इस टेबल में। और अगर आपने उसमें देखा होगा तो हमने t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे फोकस किया था। वहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम इंटरवल लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम को नज़दीक लेके आए, मतलब शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जैसे लेके गए। तो एक पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे, हम एक इंस्टेंट पॉइंट पे, एक एवरी इंस्टेंट इज हैविंग ए सर्टेन वेलोसिटी और स्पीड एट दैट मोमेंट। मतलब यही एक ही मोमेंट पे एक स्पीड आपको मिल रही थी जिससे हमने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया था। और इसी स्पीड को हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? चलो, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड बेटा यहाँ पे है। यहाँ पे दो और भी हमने फंक्शन कंसिडर किए हैं। उसमें t1 जो टाइम पीरियड है उसके लिए एक फंक्शन दिया है t माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 एंड सेकंड है हमारे पास t प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें सबसे फर्स्ट लिखा है डेल्टा टी, वो सेकंड में है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सेकंड, उसके बाद 1.5, 0.1, 0.01, मतलब जैसे ही मतलब आप नीचे की साइड जा रहे हो तो देखो इसमें जो टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो 2, 1.5, मतलब हम अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है न्यूमेरिकल मेथड के लिए। तो इस मेथड में हमें बाय रिड्यूसिंग अवर टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट व्हाट वी विल गेट, एक ही मोमेंट पे, एक पॉइंट पे हम टेंजेंशियल मोमेंट पे हम उस पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पे। ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए यहाँ पे t1 मैंने लिया है। देखो t1, तो t1 कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन, तो t तो हमारे पास फिक्स है 4 माइनस डेल्टा t की वैल्यू भी फिक्स है 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू फर्स्ट क्या मिली आपको, 3 सेकेंड। वैसे ही सेम आप t2 फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू फिक्स है और डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू xt1 दैट मीन्स अवर मेन फंक्शन। xt1 मतलब ये वैल्यू जो है t1 की वैल्यू वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो t1 की वैल्यू बताओ, t1 की वैल्यू अपने पास 3 है, तो ऐसे लिखेंगे 0.08 इंटू 3 का क्यूब। चलो एक कैल्सी में इसका कैलकुलेशन करते हैं।
तो 3 क्यूब मतलब 27, 27 इंटू 0.08, ओके 2.16, इट इज़ 2.16 है आंसर, 2.16। क्लियर। वैसे ही सेकंड देखो T2 है तो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 0.08 इंटू 5 क्यूब, फिर 5 का क्यूब करोगे तो 125 होगा, तो 125 इंटू 0.08 10 आया समझ में, तो ये हो गया 10। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन at T2 and at T1. It is the difference between these two position. 10 minus 2.16, we will get 7.84, 7.84। क्लियर। अभी डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, याद करो मैंने आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यहाँ पे डेल्टा x है मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया 7.84 डिवाइड बाय डेल्टा t मीन्स 3.92। ओके, तो फर्स्ट we get the answer in the form of delta x divided by delta t is 3.92। now what happens when we decrease this time? ठीक है, तो whenever we are reducing this time, what we'll get? We will get for time t1 from this formula, time t2 from this formula, and for xt1 from this formula, xt2 from this formula, and delta x is the difference between these two formulas. Okay, 7.29 minus 3.43, we will get 3.86 here, and 3.86 divided by delta t means 1, another 3.86 we will get. Okay, so this is the final value when we reduce some time, when we reduced 1 second from the previous value. Okay, now what happens when we are reducing the time by again 0.5 second? So ultimately goal is to reducing the second, reducing the time and get the exact value, get the instantaneous value, get the every instant value. It is called a instantaneous velocity or instantaneous speed. Now what is your duty? It is your duty to find out all these values. It is your duty to find out this value as well. So what are the questions coming from this theory? The first question is that can we have another value for delta t here? So yes, you can. You can take here 5, then 4, then 3.5, then 2.5, then 2, etc. But some reducing time interval. You will get exactly, you will get the answer like that. You will get the answer like that by reducing the time interval. You will get the more accurate value. Okay? तो ये अपना अल्टीमेट गोल था इस थ्योरी का पूरा। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? What do you mean by acceleration? If you are traveling in a bus, what happens? At some point you start your bike or bus and your destiny will be at the another point. So what is the displacement? The displacement says that I am the final minus initial. What is the path length says that? The path length says that I am the total distance. I am the total distance which you covered. Okay. So let me clear one thing. Acceleration is the time difference. It is the time difference
of a velocity. When you have idea of a velocity, and if you are changing this velocity with respect to time, you will get an acceleration. मतलब change of velocity with respect to time, change of velocity with respect to time, it's called its acceleration. Acceleration, change of velocity with respect to time, change of velocity with respect to time. And acceleration is symbolized by, average acceleration is symbolized by a bar. What we have discussed here, average acceleration, actually average acceleration. A bar is equal to change of velocity, मतलब v2 minus v1 with respect to time, t2 minus t1. Let's say if the velocity of an object at time t1 is v1 and the velocity at the time interval t2 is v2, then what will be the formula? Delta v divided by delta t. Now delta is a Greek letter, it indicates the difference between these two physical quantity. Okay, so what is the final formula? E bar is equal to delta v divided by delta t is our the average acceleration. Okay, what is the SI unit? SI unit of acceleration, SI unit of acceleration is called let's say meter per second for velocity and again second for delta t. Second into second, that means second square. So we can say that meter per second square. Yes, meter per second square. But in general, we are also using kilometer per hour. It is not a SI unit. Remind that it is not a SI unit. We are going to discuss about the SI unit. So it is meter per second square. You very well know that meter per second square, just because of it is a fundamental quantity. Okay. So for acceleration, now discuss about this graph. I draw a graph from your textbook, and it is a very simple graph, and it is a graph of, you can say, traveling a car, just starting from the origin point and its destiny is here. Okay. Now from starting, in the x-axis we mention the time interval, and for the y-axis we mention the velocity. Okay. So it is the velocity versus time graph. It is the velocity versus time graph. Okay. So let's start from O to here, मतलब 0 से 10 के बीच में पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट we are starting with 0 to 10 second. What happens here? Okay. So average acceleration for a bar, v2 minus v1. v2 means final velocity. What is final velocity here? 24. 25 से एक नीचे की साइड हमने मेंशन किया 24. 24 minus what is initial? 0. What is time interval for this value? It is 10 second. And what is time interval for from here? It is origin means 0. So a bar is equal to 24 divided by 10. It means plus 2.4 meter per second square. So in our language, we can say that the car is accelerating with 2.4 meter per second square. Car is accelerating. Now, what happens at the moment at 24? When it reached to 24 meter per second, what happens? It is
something like constant. So what happens for the time interval 10 to 18? 10 to 18 second. 10 to 18 second. A bar is equal to फाइनल क्या होगी इसकी, यहाँ पे फाइनल वो 24 है और इनिशियल भी 24 है. दैट मीन्स 24 माइनस 24 डिवाइड बाय 18 माइनस 10. 18 माइनस 10. So 0 divided by 8 so that we can get 0 meter per second square. What happens here? Some of the points we must have to note it down here. It is your corner. It is your corner means student's corner. So if velocity is constant, acceleration will be 0. If velocity is constant, if v is constant, acceleration is 0. देखो v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0. और बहुत ही सिंपल है, अगर आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, और आपने पहले एक्सेलरेशन दिया और 24 की स्पीड जब एक्वायर होगी उसके बाद आपने क्या किया, वही एक्सेलरेशन पे 18 माइनस 10 मतलब 8 सेकंड तक वही एक्सेलरेशन पे आपने कार चालू रखी. मतलब at this time you are not accelerating this of your car, so acceleration will be 0. So the conclusion is whenever the velocity is constant, acceleration will be almost 0, will be always 0. Sorry, it is not almost, like it is always 0. Okay, so for third time interval what happens now? The driver finds that his destiny is very nearby, so it applies brake now. देखो यहाँ पे उसने ब्रेक लगाई है इसलिए कार यहाँ पे डी एक्सेलरेट हुई है. तो अभी 20 यहाँ पे 20 है और 20 और 18 के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 to 20 सेकेंड. इसके बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा. देखो जैसे ही मतलब अपने डेस्टिनी तक पहुँच गया तब उसकी जो स्पीड थी वो 0 हो गई, तो फाइनल 0. और इनिशियल यहाँ पे थी कितनी थी 24, इनिशियल 24. और इसके लिए टाइम इंटरवल कितना लिया 20 माइनस 18, सो माइनस 24 और डिवाइड बाई 2, आंसर आया अपना माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So what happens here, when you get some value in negative form, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे whenever you get negative value of acceleration, it is called deceleration or retardation. The second term is retardation. Okay, so this topic is not completed here, it is to be continue. मतलब अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. एवरेज एक्सेलरेशन बेटा जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी और उसके बाद एक्सेलरेशन के कुछ ग्राफ्स है वो भी हमें देखना है. ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन जो हम लास्ट टाइम हमने थोड़ा डिस्कस किया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.